नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग वर्ग 6 का अध्याय संख्याओं की समझ पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा है कि संख्याओं को किस प्रकार शुद्ध लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। दोनों ही विधियों में भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या कहती है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या कहती है, दोनों के बीच के रिलेशन को समझा है। अब जो इतनी बड़ी बड़ी संख्या हम पढ़ रहे हैं, करोड़ों, अरबों, इन बड़ी संख्याओं का क्या अपने दैनिक जीवन में भी अनुप्रयोग है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से छोटी छोटी संख्याओं का रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं, उसी प्रकार बड़ी बड़ी संख्याएं भी बहुत आवश्यक है दैनिक जीवन में प्रतिदिन के उपयोग के लिए, और गाहे बेगाहे जाने अनजाने हम लोग उपयोग करते ही रहते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हम आपको कहें कि आप अपने पेंसिल की लंबाई मापिए, कैसे मापेंगे? स्केल की सहायता से सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक है। यानी आप अपने पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में माप सकते हैं, उंगली की लंबाई सेंटीमीटर में माप सकते हैं। अब अगर आपको हम कहें कि आप अपने नाखून की लंबाई, बढ़े हुए नाखून की लंबाई ज्ञात करें, तो क्या सेंटीमीटर से काम चलेगा? इसके लिए एक दूसरी इकाई मिलीमीटर की आवश्यकता होती है। आपने पूर्व कक्षा में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम एवं एक दूसरे में बदलना, ये सारी बातें सीखी है। मिलीमीटर और सेंटीमीटर में याद आ रहा है आपको? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता। ये तो छोटी इकाई की बात हो गई। थोड़े और बड़ी इकाई की बात करें। अब यदि पेंसिल की लंबाई ना माप करके हम आपको कहें कि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई को मापिए, क्या मिलीमीटर में संभव है ये? इसके लिए फिर और बड़े यूनिट का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे मीटर का, और आप मीटर में कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं। अगर इसको थोड़ा और बड़ा करें, आपको यदि विद्यालय से आपके घर की दूरी ज्ञात करनी होगी, बाज़ार से आपके विद्यालय की दूरी ज्ञात करनी होगी, या एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी, तो मिलीमीटर या सेंटीमीटर या मीटर में तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए फिर बड़ी इकाई किलोमीटर का उपयोग करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक इकाइयों का अपना अपना उपयोग है, और ज़रूरत पड़ने पर हम एक इकाई को दूसरे इकाई में बदलते भी रहते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो रहे हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। पूर्व कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, बस तेज़ी से एक बार दोहरा दे रहे हैं आपका। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और यदि किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। पूर्व से आपको ज्ञात है, आप खुद से भी करके देखिएगा ना। आप क्या कीजिए, 1 किलोमीटर को खुद से सेंटीमीटर में बदल के देखिए कितना सेंटीमीटर होता है। ये आपके लिए कार्य है। अब बड़ी बड़ी दूरियां, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, एक देश से दूसरे देश की दूरी, अब तो ग्रहों के बीच की दूरियां, यहाँ से सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी हम लोग माप सके हैं और उसका उपयोग बराबर करते हैं। इतनी बड़ी दूरियां मापने के लिए हमको इकाई बड़ी के साथ साथ बड़ी बड़ी संख्याओं का भी ज़रूरत पड़ता है। उन संख्याओं को लिखने के लिए आपने जो सीखा है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन या भारतीय संख्यांकन, उसका उपयोग करते हैं और दैनिक जीवन में उसका अनुप्रयोग करते हैं। इसके अलावे जैसे दूरी का मात्रक है, आप वजन का मात्रक भी कह सकते हैं। वजन, यदि हम आपको कहें कि आपको बाज़ार से धनिया या अदरक खरीद के लाना, अब धनिया या अदरक आप किस चीज़ में खरीदिएगा? जाहिर सी बात है, घर में अगर धनिया पत्ता का उपयोग है तो आप उसको किलो में तो खरीद के नहीं लाइएगा, आपको ग्राम जैसे मात्रक की, यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यदि हम आपको कहें कि आपको आलू, प्याज ये सब खरीदना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? किलोग्राम का उपयोग करते हैं। एक दूसरे के बीच का क्या रिलेशन है ये आपको पता है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं?
1000 ग्राम होते हैं। बिल्कुल, आप एक दूसरे में परिवर्तन भी करके देख चुके हैं पिछली कक्षा में। अब यदि बहुत सारा चावल या गेहूं आपको खरीदना है साल भर के लिए, तब फिर किलो में भी काम नहीं चलेगा, फिर आपको क्विंटल में लेना पड़ेगा। 1 किलोग्राम में आपको पूर्व से भी ज्ञात है, फिर से एक बार दोहरा दें, 1000 ग्राम होता है। और यदि 1 क्विंटल की बात करें हम, 1 क्विंटल, तो इसमें कितना होता है? 100 किलोग्राम। अब यदि किलो को ग्राम में, ग्राम को किलो में बदलना हो, आप आसानी से बदल सकते हैं। जैसे आप खुद से करके देखेंगे, ये आपके लिए कार्य है। 4 क्विंटल को पता कीजिए कि 4 क्विंटल में कुल कितने ग्राम होंगे, ये खुद का आपका काम है। परिवर्तित करके देखिए, फिर देखिए बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे उपयोग होता है और उसको कैसे हम लोग प्रतिदिन उसका उपयोग कहीं ना कहीं करते हैं। जैसे ये है, वैसे ही धारिता मापने के लिए, आयतन मापने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? लीटर का, मिलीलीटर का, सही कह रहे हैं आप, लीटर का उपयोग करते हैं या फिर मिलीलीटर का उपयोग करते हैं। और वजन के मामले में जहां हम ग्राम या किलोग्राम बोल रहे हैं, आपने उदाहरण देखा कि धनिया पत्ता लेना है, आलू प्याज लेना है या फिर अनाज लेना है जैसे चावल गेहूं, तो उस स्थिति में किन किन मात्रकों का उपयोग करते हैं। थोड़ा और छोटी मात्रक पर जाइए, आपको दवा खानी है, किसी को दवा देना है, तो क्या उसको ग्राम या किलोग्राम में देते हैं? अक्सर दवा का जो हम उपयोग करते हैं वो मिलीग्राम में करते हैं। मिलीग्राम नाम सुना है आपने? अक्सर दवा का उपयोग होम्योपैथिक हो या एलोपैथ में हम लोग मिलीग्राम का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे कोई भी दवा जब आप खरीदिएगा तो उसमें उसका वजन कंटेंट्स भी लिखा रहता है कि एक छोटी सी गोली में कितनी मिलीग्राम क्या दिया हुआ है, क्या कंपोजिशन है उसका। तो विभिन्न प्रकार के मात्रकों का उपयोग हम देख रहे थे और इनकी सहायता से खूब बड़ी बड़ी संख्याओं का हम लोग आसानी से लिख पाते हैं। इतना बड़ा मात्रक होने के बाद भी कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं की ज़रूरत पड़ जाती है आपको। जैसे हम यदि कह दें पूरे बिहार राज्य में गेहूं का कितना उत्पादन हुआ, तो फिर क्विंटल में भी बहुत बड़ी संख्या हमको लगेगी और उन बड़ी संख्याओं को कैसे लिखा पढ़ा जाएगा, उसके साथ कैसे जोड़ घटाव किया जाएगा, उसके साथ कैसे खेलेंगे हम लोग, यही चीज़ सीख रहे हैं संख्याओं की समझ में। आइए बात करते हैं ऐसी ही बड़ी संख्याओं के लिए। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। पिछले वर्ष मान के चलिए कि जो उत्पादन था अपने बिहार राज्य में, गेहूं का उत्पादन वर्ष 2019-20 में किलोग्राम था, जबकि 2020-21 में यह उत्पादन एक एग्जाम्पल लिया है हमने, एकदम हूबहू एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं दे रहे हैं, आपको बस देखने कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, आ गई है, अब इनके साथ आपको ऑपरेशंस करने हैं, जोड़ घटाव करने हैं। पूछा जाता है कि इन दोनों वित्तीय वर्ष में कुल गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, कैसे प्राप्त करेंगे आप? दोनों वर्ष का अलग अलग दिया हुआ है और दोनों का यदि कुल उत्पादन हमें ज्ञात करने कह रहा है 19 से 21 तक में, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न यदि इस प्रकार पूछता है कि कौन से वर्ष में अधिक उत्पादन हुआ, आप देख के पता कर सकते हैं। संख्याओं में हम लोग पढ़े हैं, तुलना करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस हिसाब से पता कर सकते हैं। यदि प्रश्न पूछता है कि जिस वर्ष में अधिक उत्पादन हुआ पिछले वर्ष की तुलना में कितना ज़्यादा उत्पादन हुआ, तो कितना ज़्यादा या कितना कम, ऐसा
ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का अंतर निकाल देते हैं। तो बड़ी बड़ी संख्याओं का अंतर करना, उसको जोड़ना, उसको समय पर घटाना, ये सारी बातें आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ अब करनी होगी। और इसके आधार पर एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप हल करते चलेंगे। कुछ उदाहरण, 2-4 उदाहरण अभी हम लोग साथ में देखेंगे। जैसे भी एक उदाहरण हमने आपको दे दिया, आइए एक और उदाहरण पर विचार करते हैं। कहीं से भी बड़ी संख्या का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि रमेश का दुकान है किताब का। रमेश का एक दुकान है किताब कॉपी का, और वो कितना रुपया का किताब बेचता है, इसका जब हिसाब किताब करता है तो महीने के पहला सप्ताह में 8,62,184 रुपया का, दूसरा सप्ताह में 6,93,912 रुपया का, तीसरे सप्ताह में 7,18,482 एवं चौथे सप्ताह में 9,06 रुपया का। इस प्रकार के कुछ आंकड़े हैं। रमेश का जो दुकान है किताब कॉपी का, उसमें कितना रुपया का बिक्री हुआ है, ये आंकड़ा दिया गया है कि पहले सप्ताह में 8,62,784 रुपये की बिक्री होती है, दूसरे सप्ताह में उसी प्रकार 6,93,912 रुपये की बिक्री हुई है, तीसरे सप्ताह में 7,18,482 रुपये की बिक्री हुई है एवं चौथे सप्ताह में 9,17,806 रुपये की बिक्री हुई है। अब ये एक आंकड़ा हमको जमा हो गया, डाटा जमा हो गया। अब इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न आप खुद से भी बना सकते हैं और किताब में भी पूछा जाएगा। जैसे पूछ दिया गया है कि कौन सा ऐसा सप्ताह है जिसमें सबसे अधिक रुपयों की बिक्री हुई है। आप आसानी से देख के पता कर सकते हैं। यदि आपको संख्याओं की समझ है, संख्याओं की तुलना यदि आपने सीखा है अच्छे से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्रश्न है कि पहले 2 सप्ताह में, प्रश्न हम यहाँ बना रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं कि रमेश के दुकान में प्रथम 2 सप्ताह में कुल कितने रुपए का बिक्री हुई। ये एक प्रश्न हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। कहता है कि जो रमेश का दुकान है उसमें प्रथम 2 सप्ताह में, प्रथम 2 सप्ताह मतलब पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह, इन दोनों में कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। इसके लिए क्या करना होगा, हमको दोनों सप्ताह के रुपयों को जोड़ देना होगा। और यदि इन दोनों को आप जोड़ देते हैं, पहला सप्ताह के बिक्री के और दूसरे सप्ताह के बिक्री को यदि जोड़ दिया जाए तो इससे आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कैसे करेंगे। पहला में है 8,62,784, इसमें जोड़ देंगे 6,93,912। आइए एक जोड़ लेते हैं हम आपके साथ मिल करके। 4 2 6, 8 1 9, 9 7 16, बकाया 1, 3 1 4, 2 6, 6 9 15, 15,56,696 रुपये की कुल बिक्री हुई। इस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं।
ये तो एक प्रश्न हुआ, और भी कितने अधिक से अधिक प्रश्न बन सकते हैं ये आपस में चर्चा करें और अधिक से अधिक प्रश्न इस पर कॉपी पर लिखने का प्रयास करें। जैसे हम और भी कुछ नमूना आपको देते हैं। दूसरे और तीसरे सप्ताह में कुल कितने बिक्री हुई, जिस सप्ताह में सबसे अधिक बिक्री हुई और जिस सप्ताह में सबसे कम रुपए की बिक्री हुई, उन दोनों में कितना का अंतर है। दूसरे और तीसरे सप्ताह की कुल बिक्री पहले और चौथे सप्ताह की कुल बिक्री से कितना कम या ज़्यादा है। ऐसे करके अनेकों प्रश्न बनेंगे। तो आपको खुद से प्रश्न भी बनाना है और खुद से उसको हल करके देखना है, आपस में चर्चा करना है, तब जा कर के बड़ी संख्याओं के साथ आप आसानी से मेल जोल बढ़ा पाइएगा। इसके अलावे और भी बहुत सारा प्रश्न आपके मन में यदि उठे जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला है, उसे आप कर सकते हैं। जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र। अब एक समाचार पत्र में कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए जो भी आपके पास आता है या विद्यालय में आता है, उसमें कुल कितने पेज होते हैं। अलग अलग समाचार पत्र में अलग अलग पेज होंगे, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 16, इस प्रकार से। मान के चलिए कि एक समाचार पत्र है, उसमें 13 पेज हैं और किसी शहर में प्रतिदिन उस समाचार पत्र की कितनी प्रतियां बिकती है, ये हम लिख दे रहे हैं। मान के चलिए है 13,692 प्रतियां प्रतिदिन बिकती है और एक समाचार पत्र में 13 पेज है, तो कुल कितने पेज की छपाई हो रही है। ये यदि ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके पहले हम लोग देख रहे थे जोड़ और घटाव की बात। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी एक समाचार पत्र में कुल 13 पेज हैं और ऐसे ऐसे समाचार पत्र की 13,692 प्रतियां प्रतिदिन छपती हैं। यदि हमें कहा जाए कि कितना पेज छपता है, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेज छपने वाले पेज की संख्या ज्ञात करने हैं। छपने वाला पेज की संख्या, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं। इसी को फिर अगर कह दें कि प्रत्येक महीने में कितने छपेगी, फिर आगे बढ़ा दें कि पूरे एक साल में कितने पेज छपते हैं, तो इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाएगी और आपका क्वेश्चन का दायरा बढ़ता जाएगा। कोई एक डेली लाइफ का चीज़ उठा करके उससे कईयों प्रश्न आप बना सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। फिलहाल इसको हल कैसे करेंगे हम लोग, बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपने बनाया है। 13,692 को 13 से गुना कर देंगे और इस प्रकार से आपको कुल छपने वाले पेज की संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आइए अब आगे आकलन शब्द से परिचित होते हैं। आकलन अक्सर हम लोग दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। एस्टिमेशन जो है आपका आकलन, इसके लिए कुछ समाचार पर ध्यान देते हैं। आप समाचार पत्र पढ़ते हैं और उसमें कई प्रकार के समाचार आते हैं। जैसे एक समाचार है कि बांग्लादेश में चक्रवात तूफान आया है और वहाँ 2,000 आदमी की मौत हो गई एवं 16,000 लोग घायल हैं। क्या आप कह सकते हैं ये जो 2,000 और 16,000 का आंकड़ा दिया गया है ये बिल्कुल सटीक है, न एक ज़्यादा न एक कम। या एक दूसरे समाचार पर गौर करें, लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में स्टेडियम में कुल 42,000 लोग उपस्थित थे। या किसी नेता की रैली में 40,000 लोगों की आने की संभावना है या सूचना है। अब ये जो इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं, ये वस्तुतः एकदम निश्चित फिगर नहीं है, ये एक आकलन किया गया है, एस्टिमेशन किया गया है, उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है। अब ये जो आकलन हम लोग करते हैं, अनुमान जो लगाते हैं, क्या अपने यहाँ रोज़मर्रा के जीवन में भी इसका उपयोग है? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। समझिए, आपके यहाँ कोई बड़ी फंक्शन है, उसकी तैयारी चल रही है। जैसे आपको बर्थडे का आयोजन करना है, जन्मदिन की पार्टी है और उसमें लोगों को बुलाना है, तो कितने लोग आएंगे, उसके लिए कितनी सामग्री चाहिए,
इसका हम लोग शुरू में ही आकलन करते हैं। किसी के यहाँ शादी विवाह है तो एग्जैक्ट कितने लोग आएंगे, एकदम निश्चित संख्या पता नहीं रहती है, लेकिन हम लोग एक आकलन करते हैं कि लगभग 600 लोग खाएंगे या लगभग 800 लोग आएंगे। ऐसा एक मोटा मोटी फिगर बनाते हैं, इसे ही हम लोग आकलन या एस्टिमेशन कह रहे हैं। इस आकलन के आधार पर ही बहुत बड़ा बड़ा काम होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बजट पेश किया गया, एकदम दैनिक जीवन में उपयोग है इसका। अब बजट पेश किया गया शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षा मंत्री ने इतना लाख करोड़ का बजट पेश किया, तो क्या जितने लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है ठीक एग्जैक्ट उतने ही राशि की ज़रूरत पड़ेगी या उतने ही राशि खत्म होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब एक आकलन है, एस्टिमेशन है कि लगभग इतना रुपया के आसपास हमको इस खर्च में रखना है। अब खर्च उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। अब ये आकलन या एस्टिमेशन की जो बात है, इसे हम लोग किसी भी जब भी कोई बड़ा कार्य होता है या बजट पेश हो रहा हो, ऐसे किसी भी कार्य में हम लोग अक्सर करते रहते हैं। आपने देखा कि कैसे दैनिक जीवन में हम लोग बराबर आकलन करते हैं। तो आकलन करने के लिए ज़रूरी है कि जो फिगर है उसके नज़दीक तक पहुंचा जाए। ऐसा भी आकलन नहीं कर लें कि बहुत दूर हो आकलन निश्चित फिगर से, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका जो बजट है वो सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा। आप जैसे आपके घर में शादी विवाह है, आपने आकलन लगाया कि 5000 लोग आ जाएंगे और पहुँचे हैं मात्र 1200 लोग। अब सोचिए आपने जो बजट बनाया वो तो पूरा गड़बड़ हो गया, बहुत सारे सामान बेकार हो जाएंगे, फेंका जाएंगे। या आपने आकलन किया 1200 लोगों का और लोग पहुंच गए 4200, तो यहाँ भी बहुत परेशानी है। तो हम जो आकलन करते हैं वो लगभग जो हमारा गोल है, एम है, उसके आसपास होना चाहिए। तो इसके लिए एक वैल्यू होता है सन्निकट मान, गणित में जिसका बहुत ज़रूरत है, सन्निकट मान। अब ये क्या है? सन्निकट मान का मतलब होता है किसी एक वैल्यू के आसपास के वैल्यू, एकदम जो सबसे नज़दीक का वैल्यू है वो वहाँ तक पहुँचना, ताकि उसे सीधे राउंड फिगर में हम लोग लेके जा सकें। किसी भी आंकड़ा को यदि बहुत टेढ़ा मेढ़ा बोल के कहें, जैसे हम कह देते हैं कोई एक आंकड़ा 99,997, ये एक आंकड़ा हमने लिखा है। अब ये निश्चित फिगर है, लेकिन यदि हम इसके सन्निकट मान की बात करें तो यानी ये जो वैल्यू है ये किसके नज़दीक है, एक ऐसा वैल्यू जिसका हम लोग बराबर उपयोग करते हैं, उस किसके नज़दीक है। तो इसका सन्निकट मान जैसा आप देख रहे हैं 99,997 है, तो किसके नज़दीक हो जाएगा, 1 लाख के नज़दीक हो जाएगा। तो इसका सन्निकट मान 1 लाख हो गया। अब इस सन्निकट मान का कैसे कैसे हम लोग उपयोग करते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं। ज्ञात तो करना है कि बस जिसके नज़दीक है उसको सन्निकट मान कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है आपको सन्निकट मान ढूंढने में। जैसे कहाँ तक सन्निकट करना है ये भी आपको देखना है। सिर्फ इकाई अंक को करना है कि दहाई को करना है कि सैकड़ा को करना है या हज़ार वाले को सन्निकट करना है, किसके सन्निकट तक हम जा रहे हैं ये आपको देखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी आंकड़ा हम लिख रहे हैं, जैसे लिखा है 479। अब कहा गया है कि इसे दहाई अंक तक सन्निकट कीजिए। अब दहाई अंक तक सन्निकट करने का मतलब क्या हुआ, इकाई दहाई यहाँ तक सन्निकट करना है आपको। तो यहाँ तक सन्निकट करने के लिए दहाई का मतलब 10 का चलेगा और 2 जीरो है तो 100 के आसपास। तो दहाई तक यदि आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 79 के आसपास के जीरो वाला वैल्यू, जीरो का मतलब आप समझते हैं 10, 100, 1000,
इन सब वैल्यूओं के आसपास आपको जाना है। तो 479 है, तो आप दहाई अंक की यदि हम बात करें तो 0 तक ला करके 480 के पास तक जा सकते हैं। और यदि आपको इसी को हम कह दें कि नहीं, सैकड़ा वाले को कीजिए, सैकड़ा अंक का सन्निकट वैल्यू, सैकड़ा मतलब 100 के आसपास का, तो 479 है, तो 100 का मतलब सैकड़ा, मतलब इसको आपको चेंज करना है। तो सैकड़ा वाले अंक को जब चेंज करेंगे तो 4 को या तो 3 में परिवर्तित करेंगे या 5 में करेंगे, जिसके नज़दीक रहेगा। तो 79 है, 79 है, तो आप खुद से सोचिए कि ये 5 के नज़दीक जाएगा या 3 के नज़दीक जाएगा। 5 के नज़दीक जाएगा तो इसका सन्निकट मान आपका हो गया 500। यदि सैकड़ा की हम बात करेंगे तो 479 का सन्निकट मान 500 हो जाएगा। इस प्रकार से सन्निकट मान का हम लोग उपयोग करते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हम इसका देखते हैं। आइए, आकलन हम लोग कुछ कुछ समझे हैं। अब इसमें निकटतम दहाई का आकलन के लिए हमने नंबर का एक बॉक्स बनाया है, जिसमें 349 से लेकर 360 तक की संख्याएं लिखे हैं। यदि दहाई का आकलन करने कह रहा है और हमें संख्या दिया गया है कि 352 और एक संख्या दिया गया है 357, अब हमें कहा गया है कि दहाई अंक को सन्निकट ले जाइए, नज़दीक में ले जाइए। तो 352 किसके नज़दीक है? यदि हम 350 और 360 लास्ट में 0 है, इसके सन्निकट ले जाना चाहते हैं, तो ये जो 352 है ये किसके पास है? 50 के पास है या 60 के पास है? जिसके ज़्यादा नज़दीक है उसके पास उसको लेके चले जाएंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे निकटतम दहाई का आकलन करना दहाई अंक के लिए। तो 352 के लिए निकटतम जो आकलन होगा वो 350 हो जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें 357 के लिए कि इसके निकटतम में कौन होगा, या इसका अगर हम सन्निकट मान निकालना चाहेंगे तो 357 के लिए 350 तो नहीं लेंगे, वो बहुत दूर हो जाएगा। सन्निकट का मतलब नज़दीक वाला, और इससे नज़दीक में हमारा जिसके लास्ट में 0 हो, राउंड फिगर वाला 360 हो रहा है, तो सन्निकट मान 360 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे सैकड़ा दहाई के लिए कर रहे हैं, यदि सैकड़ा के लिए हमको आकलन करना पड़ेगा निकटतम सैकड़ा कौन है। जैसे एक संख्या दिया गया है हमको 9340 और एक संख्या दिया गया है 9400, सॉरी ये 80 है, 9460। अब देखिए सैकड़ा की बात है तो सैकड़ा मतलब 3 डिजिट तक हम लोग सोचेंगे। अब 9340 है, ये किसके नज़दीक होगा? सैकड़ा वाला अंक इधर है 9300 और इधर आपका हो गया 9400, इधर हो गया आपका 9500 इसके बाद। तो हम लोग जब भी सैकड़ा के लिए आकलन करेंगे सन्निकट का तो 100 के आधार पर करेंगे। दहाई में 10 के आधार पर कर रहे थे, तो 100 में उधर है 9300, इधर है 9500, बीच में है 9400। हमें कहा गया है कि 9340 का सन्निकट मान कौन होगा, आकलन करें। तो 9340 9400 के नज़दीक है या 9300 के नज़दीक है, ये आपको देखना है। जिसके नज़दीक है वही उसका सन्निकट मान का आकलन हो जाएगा 9300। काफ़ी आसान है लेकिन काफ़ी उपयोगी है। आगे चल कर के जब आप बड़ी बड़ी संख्याओं से डील करेंगे, बड़ी संख्याओं के साथ जब जोड़ घटाव गुना करेंगे, तो यदि एक अंदाज लगाना होगा, आकलन करना होगा कि किसके नज़दीक संख्या जाएगी, तो वहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावे यदि हम कह दें कि 9460 का सन्निकट आकलन क्या होगा, तो आप पाएंगे कि ये 9400 से थोड़ा दूर है, 9500 के नज़दीक है, तो इसका सन्निकट मान 9500 हो जाएगा। जैसे हम लोग सिंपल संख्या के लिए सन्निकट करते हैं, आकलन करते हैं, उसी प्रकार जब संख्याओं का जोड़ हो, गुना हो, घटाव हो, तो वहाँ पर भी हम लोग आकलन करते हैं। जैसे जोड़ के लिए देखिए, आपको जोड़ दिया गया है, मान के चलिए कि 9869 प्लस 9800
1140 इसको जोड़ना है। तो एक तरीका तो है जैसे जोड़ते हैं वैसे हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन आपको समय नहीं है, आपको बस आकलन करना है और आकलन करके बताना है कि कितना जोड़ होगा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि इसको सन्निकट तक ले जाते हैं कि ये 9869 है। अब कितना सन्निकट ले जाना है, दहाई वाले तक या सैकड़ा वाले तक या हज़ार वाले तक, ये आपको समझना है। यदि आप इसका दहाई वाला कीजिएगा आकलन, तो दहाई के लिए आपको करना पड़ेगा 9870 प्लस 1140, तो अपने आप में दहाई तक है, इसको कहेंगे दहाई का आकलन। और यदि सन्निकट आपको सैकड़ा तक करना है तो फिर आपको करना पड़ेगा 9869 है तो सीधे 9900 और प्लस 1100, ये सैकड़ा तक का हो गया। दोनों ही प्रकार से आप कर करके उत्तर निकाल सकते हैं। 1000 तक के यदि करना होगा, 1000वां अंक तक का, तो इसे सीधे सीधे हम लोग 10,000 लेंगे और इसे सीधे सीधे 1000 लेंगे। और इस प्रकार से हम लोग आकलन कर लेते हैं। आकलन को समझिए अच्छे से। हम क्या करें, राउंडेड करना है। दहाई है तो 10, सिर्फ इन दोनों अंकों को देखना है। सैकड़ा तक जाना है आपको तो यहाँ तक देखना है। 1000वां तक जाना है उसी प्रकार, तो 1000 के अंक को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो वैल्यू आएगा वो आपका जोड़ का वैल्यू आएगा आकलन के हिसाब से। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल एक्सरसाइज आपके किताब में दिया गया है जिसमें जोड़ का, घटाव का, गुना का आकलन करना है और उस आकलन के आधार पर तेज़ी से उत्तर लिखने हैं आपको ज्ञात करके। हूबहू हल नहीं करना है, एकदम एक एक लाइन जोड़ घटाव गुना आपको नहीं करना है। इस चैप्टर में क्या करना है आपको, आकलन कर करके, अंदाज लगा करके कि ये किसके आसपास का है, सन्निकट मान ढूंढना है और सन्निकट मान ढूंढ करके उसका तेज़ी से हल प्राप्त करना है। इसके लिए आपकी किताब में एक्सरसाइज दिए गए हैं, उससे आप इसको हल करें। इसके बाद कोष्ठक वगैरह का जो प्रयोग है उसे हम लोग आगे की कक्षा में देखेंगे।